आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं डॉक्टर अजय आर्यन, फाउंडर नेशनल स्कूल ऑफ योगा। डॉक्टर आर्यन ने अपनी बड़ी ही कम उम्र में अपने फादर को फर्स्ट गुरु मानते हुए अपने योगा की टीचिंग्स और उसकी टेक्निक्स के बारे में सीखा था। 12 से भी ज़्यादा साल के एक्सपीरियंस के साथ डॉक्टर अजय का मिशन है अपने स्टूडेंट्स को हायर कॉन्शियसनेस और असल ज़िंदगी का मेल कराना योगा के ज़रिए। योग और योगा में क्या फ़र्क है? योग और योगा में दोनों में बहुत डिफरेंस है। आजकल लोग योगा सीख रहे हैं, योग नहीं सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो योग वो है जो हमने अपनी माँ के गर्भ से सीखा। एक बच्चा जो होता है वो 9 महीने तक पेट में रहता है, एक ही अवस्था में रहता है, एक ही आसन में बना रहता है। दैट कॉल योग, है ना, उसे योग बोला जाता है। और योगा वो है जिसमें हम अपने बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, आयाम को अलग अलग तरह से एक्सरसाइज करके फ्लेक्सिबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम अपने ऑर्गन्स को अच्छा कर सकते हैं और फिट होने के लिए आजकल जो सीख रहे हैं लोग योगा। तो योगा सिर्फ फिजिकल पोजीशन है या आसन है, या हम किसी और तरीके से भी योगा को कर सकते हैं? योगा में बहुत सारे आयाम हैं, डिफरेंट डिफरेंट आयाम हैं। आप सिर्फ मेडिटेशन करके भी योग कर सकते हो और आप सिर्फ सांसों की सहायता से भी योग कर सकते हो। आप खड़े होकर एक्सरसाइज तो कर ही रहे हो, है ना। तो एक्सरसाइज तीन तरीके हैं इसके करने के, जिससे आप देखोगे कि एनर्जी बॉडी है आपकी। अगर आप एनर्जी बॉडी को बनाना चाहते हो आपको फिजिकल वर्क करना पड़ेगा, है ना। अगर आप अपनी मेंटल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आपको ध्यान, मंत्र, साधनाएं, चैंटिंग करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप एनर्जी बॉडी को एक्टिवेट करना चाहते हो तो आपको ध्यान के उस स्तर को पार करना पड़ेगा जिसमें आप अपने विचारों को कम कर देंगे। जैसे जैसे आपके विचार कम होते चले जाएंगे आपकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। क्या होता है फिजिकल एनर्जी और मेंटल बॉडी, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये बॉडी है, ये बॉडी है, लेकिन ये शुरू कहाँ से हुई? ये है सूरज फर्स्ट, जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। जो सूरज है, हमारी पूरी ब्रह्मांड का, जो सृष्टि का जो एनर्जी स्रोत है वो सूरज है। तो सूरज है एनर्जी हमारी। फिर आता है चंद्रमा, जो हमारी मेंटल बॉडी पे बहुत इफेक्ट डालता है। तो चंद्रमा हमारी मेंटल बॉडी को बनाता भी है, बिगाड़ता भी है। आप देखते हो ना कि पूर्णिमा में हमारी एनर्जी और ज़्यादा हाई हो जाती है। फीमेल जो हैं पूरी पूरी चंद्रमा से कनेक्टेड होती हैं। अगर वो पूर्णिमा, अमावस और एकादशी के दिन जितना असर फीमेल पे देखा जाता है चंद्रमा का, उतना किसी और शरीर पे नहीं देखा जाता। तो मुझे लगता है मेंटल बॉडी को ठीक करने के लिए हमें मून का सहारा लेना पड़ता है, चंद्रमा का। और जो फिजिकल बॉडी है हमारी, ये इस पृथ्वी पे हमने आए हैं और इस पृथ्वी से जो प्रोटॉन निकलता है, क्योंकि ये पृथ्वी है जो वो 3 हिस्से पानी से बनी हुई है, तो हमारा हिस्सा भी 3 हिस्से पानी से बना हुआ, तो ये प्रोटॉन से होता है। अब लोगों की धारणा क्या है अलग अलग। लोगों को लगता है कि हम ऑक्सीजन से ज़िंदा रहते हैं। ठीक है, हम ऑक्सीजन से ज़िंदा रहते हैं, लेकिन जो हमारे बॉडी के अंदर जितना भी गीला या स्लाइवा है वो पंप करता है बॉडी को, ऑक्सीजन बाहर जाती है और अपने आप अंदर आती है। आप देखो ना, आप सांस लेने के लिए कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करते हो ना, वो अपने आप जाएगा और अपने आप आएगा। तो वो है प्रोटॉन। तो ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे शरीर के लिए, सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी। हम इसी से बने हैं और लोगों को लगता है कि नहीं, हमें हमारे माँ बाप ने बनाया है। अगर आप तभी बन पाएंगे जब सूरज और चंद्रमा एक दूरी पे आपकी बॉडी के अंदर आयाम बनाएंगे, किसी भी मात्रा में, किसी भी कोर में। अगर आप देखते हो ना, किसी एक पौधे को लेकर आते हो, अगर वो उस पौधे को आप अंधेरे में रख दोगे, कोई सूरज की रोशनी नहीं, कोई चंद्रमा की रोशनी नहीं, आप देखो उस पौधे को आप बना ही नहीं पाओगे। जब तक उसको सूरज या पृथ्वी नहीं मिलेगी तो पनप ही नहीं पाएगा ना पौधा। तो उसी तरीके से हम भी सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी से बने हैं। अगर इनमें से एक आयाम भी अलग होता है तो शायद हमारा जीवन नहीं रहेगा। योगा का रोल हमारी लाइफ में क्या है? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा रोल योगा का ही हमारी लाइफ में है। आजकल आप देख रहे हो सभी लोग जिम छोड़कर और योग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैं ये नहीं कहता कि जिम एक अच्छी एक्सरसाइज नहीं है, बहुत ही बढ़िया है जिम, अपनी जगह बहुत बढ़िया है, क्योंकि जिम भी योग से ही बना है। आप देखोगे पहले अखाड़े होते थे, अखाड़े के बाद व्यायामशाला आई, फिर योगशाला आई, फिर योगशाला से बन गए जिम, अब पावर जिम बन गए हैं, अब इंटरनेशनल जिम्स आ गए हैं यहाँ पर। तो ये सब इसी का पार्ट है। लेकिन हमने क्या किया कि जैसे जैसे हमने मशीनरी को यूज़ करना शुरू किया, वैसे वैसे प्रॉब्लम शुरू हुई। अगर हम पहले एक्सरसाइज करते थे, वेट उठाते थे,
पहले भी उठाते थे, नेचुरल तरीका था, हम दंड लगाते थे, नेचुरल तरीका था, लेकिन जैसे ही हमने मशीनों पे काम करना शुरू किया तब ये प्रॉब्लम शुरू हुई। तो व्यायाम क्या करता है कि व्यायाम आपके ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर मैं एक एक्सरसाइज कर रहा हूँ या मैं प्राणायाम कर रहा हूँ या मैं कोई आसन कर रहा हूँ, अगर मैं कोई कटी चक्र आसन या वृक्षासन भी करता हूँ, तो वो मेरे अंदर बॉडी के अंदर बैलेंस लेके आएगा, मेरे ऑर्गन को सही मात्रा में ऑक्सीजन देगा और ऑर्गन को हेल्दी बनाएगा। यही है जहाँ हम जिम में जाते हैं। जिम में जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं अपनी आउटर बॉडी पे काम कर रहा हूँ। आजकल देख रहे हो ना, लोग अपनी बाहर की बॉडी को सजाने पे लगे हुए हैं, लेकिन वो इतना अपनी बाहर की बॉडी को सजाने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से उनके ऑर्गन्स सिकुड़ जाते हैं। अब उनकी बाहर की मसल्स तो बहुत हैवी हो गई हैं, स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, लेकिन उन्होंने इतनी जगह बना ली कि ऑर्गन को जकड़ लिया है। ठीक है, जैसे जैसे बाहर की मसल्स आपकी बढ़ती चली जाएंगी, वैसे वैसे ऑर्गन और छोटा होता चला जाएगा, और जितना ऑर्गन सिकुड़ जाएगा वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। वहाँ पे प्रॉब्लम आती है हार्ट अटैक की। आप देख रहे हो आजकल जिम में किस तरह के हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि योग आपको ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ऑर्गन के ऊपर काम करता है, इंटरनल ऑर्गन पे काम कर रहा है। अगर आपकी पैनक्रिया स्ट्रॉन्ग है एक बार, तो आपको डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। वो जितना भी आप खा रहे हो वो पैनक्रिया पचा कर नीचे डाल रही है, तो पैनक्रिया स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी। अब मैं बाहर से तो मैं 6 ऐप बना लेता हूँ, लेकिन मेरी पैनक्रिया स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, अंदर से पैनक्रिया स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं जो भी खाऊंगा मुझे पच नहीं पाएगा। तो मेरे ऑर्गन ठीक हैं अगर, तो मैं लाइफ ज़्यादा जीऊँगा। मेरा बाहर से मांस अच्छा है तो शायद मैं ज़्यादा लाइफ ना जीऊँ, क्योंकि आपके जो फंक्शन है, जो जो अंदर के पार्ट्स हैं ना, उन्होंने काम करना है, बाहर की बॉडी ने काम नहीं करना। तो मैं चाहता हूँ कि योग में इस चीज़ को समझें कि आपको अपने पैनक्रिया, गोल ब्लैडर, आपके यूट्रस जो है, आपका हार्ट जो है, आपका जो ब्रेन है, इन सब पे काम हो, और इन सब पे काम आप अपने योग से ही कर सकते हैं। जिम आपके ब्रेन पे काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे तो आप देखते हो ना कितना हाई म्यूजिक लगा होता है, आपके सेंसेस को तो वैसे ही वो ब्लॉक कर देता है। क्या कर सकते हैं हम खुद को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए? योग में अब जब प्राणायाम करते हैं तो आपकी सेंसेस को एक्टिवेट कर देता है। एक ध्वनि, ओम की ध्वनि ही आपको कितना रिलैक्स और शांत कर लेती है। अब जैसे आसन है, आप वृक्ष आसन ले लीजिए या ताड़ आसन, सबसे पहला आसान आसन है जो वृक्ष आसन। जब आप वृक्ष आसन में खड़े होते हैं एक पैर पर, तो आप देखते हो उस एक आसन से आपकी बॉडी में बैलेंस, स्थिरता और शांति, तीनों चीज़ें आ रही हैं। अगर आपका वृक्ष आसन अच्छा लग रहा है तो आपकी लाइफ भी बैलेंस अच्छी है। अगर आपका वृक्ष आसन भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, आप देखोगे कि आपकी लाइफ बैलेंस भी अच्छी नहीं है। तो इसमें बहुत योग आपको बाहर और अंदर दोनों से सिखाता है। तो कैसे हमारा माइंड आजकल हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है? मेन देखिए आजकल क्या हो रहा है ना, फिजिकल बॉडी है, मेंटल बॉडी है और एनर्जी बॉडी है। हर एक इंसान में एनर्जी है, क्योंकि सूरज है तो एनर्जी है। मेंटल बॉडी आपको कितनी बनानी है और फिजिकल बॉडी कितनी बनानी है, इस पे काम करना है आपको। ठीक है, तो जब आपकी मेंटल बॉडी फिजिकल बॉडी पे और एनर्जी बॉडी पे हावी हो जाएंगे तो आप अपने डिसीजन खुद से नहीं ले पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका डिसीजन अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो, तो आपको तीनों में बैलेंस बनाना पड़ेगा, फिजिकल में, मेंटल बॉडी में और एनर्जी बॉडी में। यहाँ हो क्या रहा है आजकल, आपने देखा होगा दिल्ली में या किसी भी शहर में ले सकते हैं हम, हमारी मेंटल बॉडी हमारी बॉडी फिजिकल बॉडी पे हावी हो चुकी है ना। अब मेरा शरीर चाहता है कि मुझे नहीं खाना, लेकिन हमारी मेंटल बॉडी कहती है नहीं खाना है आपको, है ना। तो आपकी मेंटल बॉडी आपकी फिजिकल बॉडी को चला रही है। अब मेरा मन कहता है कि मुझे जिम या योग करना चाहिए, मुझे मेडिटेशन करनी चाहिए, लेकिन मेरी फिजिकल बॉडी को नीड भी है इस चीज़ की, एनर्जी काम नहीं कर रही है हमारी, और मेंटल बॉडी कहती नहीं तुझे तो रेस्ट करना चाहिए, तुझे सोना चाहिए। अब तो कैसे काम करेगा? तो तीनों को बैलेंस बनाने की प्रक्रिया ही योग है, तीनों को जोड़ना ही योग है। योग का मतलब ये नहीं है कि हम अलग अलग स्थान पे जाएं, और आप देखते हो आजकल जंगलों में जाके लोग योग कर रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, आप साधनाएं कर रहे हैं। ये योग आपके अंदर से होगा, आपके लिए होगा। आप कहीं भी बैठ जाएं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो योग है। तो चक्रास क्या होते हैं और हमारी बॉडी में कितने चक्रास हैं और हम उन चक्रास को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? चक्रा यानी आप भी सुपर पावर पाना चाहते हैं ना। चक्रा का एक बहुत अलग खेल है। आजकल तो आप देखोगे ना, हर कोई अपना चक्रा एक्टिवेट करने पे लगा हुआ है।
एक नॉर्मल इंसान के लाइफ में चक्र एक्टिवेट करना बहुत ही मुश्किल काम है। मुझे लगता है एक पूरे जीवन में आपके 2 या 3 चक्र एक्टिवेट हो सकते हैं। हाँ, अगर आपके पूर्वजों ने कुछ चक्र एक्टिवेट हैं आपके, जैसे आपके दादा में या आपके फादर में, तो आगे आप उससे ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन आजकल तो क्या हो रहा है कि आप एक एक दिन में 7 चक्र एक्टिवेट करने की तकनीक बताई जा रही है, तो ये सब मिथ्य है। हमारी टोटल बॉडी में 114 चक्र हैं, जिसमें से 7 मुख्य हैं। पैरों से स्टार्ट होते हैं, नीचे ताला, पताला, त्रिताला, और ऊपर तक बढ़ते हैं। फिर नीचे आता है रूट चक्र है जो हमारा स्वादिष्ठान है, मणिपुर चक्र है, हार्ट चक्र है, हृदय चक्र है, विशुद्धि है, आज्ञा चक्र है, सहस्त्रधार है, उसके ऊपर भी है ना, ओम चक्र है, भू चक्र है, भवा चक्र है, श्वास चक्र है, बहुत सारे चक्रास हैं। लेकिन एक जीवन अगर आप 7 चक्र में भी काम कर लें तो आप सुपर पावर पा सकते हैं। यानी आपको काफ़ी सारी ऐसी पावर्स हैं, एनर्जीज हैं जो आप मिल सकती हैं आपको। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान है। आप सामाजिक जीवन में रहने के बाद चक्रा को एक्टिवेट कर लें, इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को यही नहीं पता कि वो कौन से एलिमेंट से बने हैं। क्या होते हैं 5 एलिमेंट्स? तो 5 एलिमेंट आप देखोगे, आपका अंगूठा कौन सा एलिमेंट है, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं अपने अंगूठे को बंद करता हूँ, मुट्ठी को ऐसे बंद कर लेता हूँ, 1 मिनट तक बंद करके रखता हूँ मैं, तो आप देखोगे कि खुद ही ऑटोमेटिकली आपके अंदर फायर बनाना शुरू कर देंगे, हीट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। गर्म होना शुरू हो जाएगा आपका हाथ। आप ट्राई करो। अच्छा। है ना, आप देखते हो ना, 1 मिनट तक मैं अगर इसको बंद रखता हूँ तो आप देखोगे कि अंदर पसीना आ जाएगा। हाँ। और हीटिंग शुरू हो जाएगी। है ना, हाँ। हीट शुरू हो जाएगी। तो दैट मीन्स कि ये मेरा फायर है। ओके। अब एयर एलिमेंट कैसे पता चलेगा मुझे? तो हम एयर एलिमेंट, हवा में क्या चीज़ है जो दूर तक फेंक सकते हैं, किस वाली फिंगर से फेंक सकते हैं? अच्छा। मैं एक पत्थर को कौन सी वाली उंगली से ज़्यादा दूर तक फेंक सकता हूँ हवा में? इंडेक्स फिंगर से। हवा में जितनी भी दूर तक मार करना है आपको, अगर मैं एक गिलास को या पत्थर को इस वाली फिंगर से दूर तक फेंकूंगा, नहीं जाएगा। लेकिन मैं इस वाली फिंगर से दूर तक फेंकता हूँ तो ये बहुत दूर तक जाएगा, हवा में दूर तक मार करेगा। दैट मीन्स कि ये एयर एलिमेंट है। है ना, लोग इनके ऊपर काम नहीं करेंगे कि मेरा कौन सा एलिमेंट तेज है, कौन सा नहीं है। सबसे ऊंचा है स्काई है ना, इसको हम सूरज भी बोलते हैं, आसमान सबसे ऊंचा है जो स्काई। है ना, अर्थ सबको पता है, अर्थ फिंगर हमारे कनेक्टेड होता है, लोगों को पता है कि ये हमारे हार्ट से कनेक्टेड होता है ना। हार्ट हमारा कनेक्टेड किससे है? पृथ्वी से है, तो पृथ्वी तत्व है। और सबसे छोटा है हमारा वाटर। जब भी आप अपने सिर पे पानी डालेंगे ना, हाथ ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए सीधे, तो आपके पानी यहीं से निकलेगा। तो आपके एलिमेंट्स आपकी फिंगर्स पे दिए हुए हैं सभी के सभी। तो पहले तो आपको 5 तत्वों को एक्टिवेट करना है। जब आप 5 तत्वों को एक्टिवेट कर लेते हो, दैट मीन्स कि मतलब कि आपका फायर एलिमेंट एक्टिवेट है। तो फायर एलिमेंट का जो चक्र है वो रूट है, जड़ तत्व है जो हमारा उसका, है ना। तो सूरज रेड कलर का है, उसका कलर जो है रेड है ना, वो बहुत भारी है, स्थिर है, वो कहीं नहीं हिलता, एक ही जगह पे रहता है। तो वो है फायर, सन तत्व जिसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है सेकंड, स्वादिष्ठान, एयर, जिसमें हमारे मन को विचलित करता है, जो मन पे कंट्रोल पाना सिखाता है, वो आपको हमेशा भटकाएगा। आप कंट्रोल पा लेते हो तो स्वादिष्ठान चक्र पे विजय पा लेते हो। उसके बाद आता है मणिपुर चक्र, आपकी इच्छाएं। आपकी इच्छाएं कैसी हैं, उस पर आप कैसे कंट्रोल पा सकते हो। अगर आपने अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल पा लिया है, आपने अपने जो आपकी जो मन या ब्रह्मचर्य पे कंट्रोल पा लिया है, जो स्वादिष्ठान चक्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये आपको हमेशा भटकाता है, डिस्ट्रैक्ट करता है आपको, है ना। ये आपकी जो कोर है नीचे की तरफ, है ना, आपकी तो यूट्रस या फिर पुरुष भाग है या स्त्री भाग है, तो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है ये। एयर एलिमेंट है, तो ये इस पे कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि आप जब भी आपकी नज़र आपके अपोजिट पे जाएगी, आप भटकोगे, है ना। अगर कोई भी नहीं है तब भी भटकोगे आप, कोई है तब भी भटकोगे आप। तो इस पे कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एयर एलिमेंट है। एयर एलिमेंट किसका है? मून का है ना। तो मून क्या करता है? मून हमेशा विचलित करता है। हवा जैसे कहते हैं चंचल होती है, और मून किससे प्रभावित है? पूरा का पूरा फीमेल से, है ना। तो ये मेंटल बॉडी पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। आप जितना मर्जी भक्ति भाव में लगे हो, एयर एलिमेंट आपको वहाँ से उठाकर किसी भी जगह पे ले जाएगा जो आपके लिए सही नहीं है।
आप कितनी भी गलत जगह पे लगे हो, अगर एयर एलिमेंट है आपको वहाँ से उठा के सही जगह पे ले जा सकता है। सब मन का खेल इससे चलता है। डिस्ट्रैक्शन तो हमेशा होता है और होगा भी, तो क्या इसके बावजूद भी हम अपने स्वादिष्टान को एक्टिव कर सकते हैं? तो स्वादिष्ठान हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चक्र है। मानोगे कि इसको बना के रखना बहुत मुश्किल है। आपकी भावनाएं भटके ही भटकेंगी, क्योंकि इसका जो आपने, अगर आप चक्रास की पिक्चर्स पे जाओगे ना, तो इसके नीचे चंद्र बना हुआ दिखाई देगा आपको नीचे की तरफ। तो ये चंद्रमा का ही एक स्वरूप है। जितनी भी फीमेल हैं, फीमेल बॉडी हैं, वो चंद्रमा से ही बनी हुई हैं। मून का 28 दिन का सर्कल, अमावस का, पूर्णिमा का, ये पूरा का पूरा फीमेल के 28 दिन के सर्कल पे डिपेंड करता है। 28 डेज का जो सर्कल फीमेल का आता है ना एक, तो ये पूरा का पूरा मून से कनेक्टेड है। मून का जरा सा कलर चेंज होगा, यहाँ पर फीमेल की एनर्जी, मेंटल बॉडी चेंज हो जाएगी। आपने देखा भी सोलर स्ट्रोम आया था, तो उसके बाद आपने पूर्णिमा को का मून देखा होगा अगर, तो उसमें जो चंद्रमा था वो पूरे रेड कलर का था। उसका असर भारत में क्या पूरे ब्रह्मांड में फीमेल के ऊपर ज़्यादा पड़ा है। आपने देखा होगा कुछ 15-20 दिनों के पीछे जाएंगे ना, तो फीमेल बॉडी, एनर्जी बॉडी है जो बहुत डिस्ट्रैक्ट हुई है। काइंड ऑफ मूड स्विंग्स होना, लड़ाई झगड़ा होना, है ना, कई कई बातों पे बदल जाना, चीज़ों को एक जगह पे नहीं संभाल के रखना। आप भी अच्छे से बात कर रहे हैं और एकदम से क्विक रिएक्शन अलग हो जाएगा। आप सोच नहीं पाओगे कि यार ये क्या हुआ, अभी तो सब कुछ ठीक था। तो मून का असर सबसे ज़्यादा फीमेल पे आता है, और क्योंकि इसका एलिमेंट जो है वो एयर है, एयर एलिमेंट है, तो वो क्या होता है कि ना, वो हमेशा चंचलता पैदा करेगा ही करेगा। आप देखोगे कि अग्नि जो मैं जड़ तत्व है, मैं रूट चक्र की बात कर रहा हूँ, सूरज का तत्व क्या है? अग्नि, फायर हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है। आप जहाँ पे भी आग लगाएंगे वो नीचे से ऊपर की तरफ ही जाएगी, नीचे से ऊपर की तरफ। ये फायर एलिमेंट का है। जो एयर है, हवा, वो तिरछी होती है। उसका एलिमेंट तो है एयर, उसका जो भाव है वो तिरछा है। आप हवा को कभी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे नहीं ला सकते ना, वो हमेशा तिरछी ही जाएगी। तो मून क्या करता है, ये हवा तिरछी क्यों चल रही है? क्योंकि मून की ग्रेविटी तिरछी है। आप देखोगे मून किस तरह से प्रभाव कर रहा है, तो उसी हिसाब से पानी के ऊपर इसका असर आता है। जैसे समुद्र की लहरें भी ऊंची हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल कनेक्ट होंगे ना, क्योंकि वो एयर का प्रेशर इतना बना देता है आपके पृथ्वी के आसपास कि उसकी वेव्स हैं ऊपर उठना शुरू हो जाती हैं। सारा का सारा ये एयर एलिमेंट का काम है। हाँ, लेकिन इसका एक अच्छा कॉन्सिक्वेंस है, क्योंकि एयर एलिमेंट है, ये चंचल तो होता है, साथ के साथ ये सुंदर भी बहुत है। आप देखोगे ना, दुनिया समुद्र को देखने दूर से आती है, दूर दूर से समुद्र को देखने के लिए आती है ना। हवा को, हर कोई इंसान हवा को पाना चाहता है। आप जाते हो पहाड़ों पे और हाथ बाहें फैलाते हो और खड़े हो जाते हो, आपको हवा अच्छी लगती है। तो जो इसके तत्व होते हैं, जो भी वो सुंदर होते हैं, पर वो स्थिर नहीं होते। मेरे गुरुजी कहते हैं कि सुंदर वस्तु कभी स्थिर नहीं होती, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो। अगर आपके पास एक सुंदर सी कांच की बोतल है, या सुंदर सा गिलास है, या कप है, हर कोई इसको पाना चाहेगा। उसकी चंचलता यही है कि जो भी देखेगा उसको, उसे पाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि दिल्ली में भी समुद्र होता है यार, एक, है ना। हर कोई चाहता है पहाड़ होते दिल्ली में, लेकिन यहाँ पे अलग पहाड़ हैं थोड़े से, वो अलग बात है। तो एयर एलिमेंट ऐसा है कि उसका प्रभाव हर एक के ऊपर होता है। वो सुंदर है लेकिन स्थिर नहीं है। अगर आप इस स्थिरता पे, इसकी स्थिरता को पा लेते हैं, एयर एलिमेंट को, तब आप बढ़ते हैं ऊपर की तरफ अपने मणिपुर चक्र के पास। क्योंकि अगर मैंने अपना मन को भटकने नहीं दिया, ना राइट ना लेफ्ट, मैं सीधा फोकस रखा हुआ और मैंने अपने सभी इंद्रियों पे कंट्रोल किया है। मेरा मन भटका रहा है मुझे, लेकिन मैं नहीं गया, मैं अपने फोकस कर रहा हूँ, तब जाके आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो। ठीक है, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरी इंद्रियां मेरी कंट्रोल में नहीं है। मेरा डिस्ट्रैक्शन इतना अच्छा है कि मैं पढ़ नहीं पाऊँगा और मैं भटक जाऊंगा। ठीक है, मैं डॉक्टर तो बनने गया था, या मैं इंजीनियर बनने चला था, और मुझे समझ आया कि नहीं यार, इससे ज़्यादा फ़ायदा इधर है। क्योंकि मेरा एयर एलिमेंट एक्टिव हुआ जब मैंने अपना डिस्ट्रैक्शन दिखाया और मैं अलग लाइन में चला गया, तो मैंने अपना फोकस तोड़ दिया। तो क्या हुआ, स्वादिष्ठान कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अगर मैंने इस स्वादिष्ठान को कंट्रोल कर लिया, तो किसी भी इंसान की इच्छाएं हमेशा पूरी होंगी। कोई कह नहीं सकता कि मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। बस आपको अपनी डिस्ट्रैक्शन को हटाना है, फोकस रखना है एक जगह पे, और आप मणिपुर चक्कर तक पहुंच जाओगे।
तो डिस्ट्रैक्शन जैसे आजकल एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है हमारी लाइफ में, हमारा फोकस लूज़ करने का, बीट सोशल मीडिया या ऑनलाइन गेम्स या फ़ोन पे बस स्क्रॉल करना। तो क्या डिस्ट्रैक्शन हमारे को हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोकता है? अपनी लाइफ में एक उम्र निकाल चुके हो और उसमें काम नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि आप बहुत डिस्ट्रैक्टिव पर्सन हो। मुझे कोई चीज़ चाहिए, आज के टाइम में तो बहुत आसान है। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो विद इन 2 मंथ, 3 मंथ या 5 मंथ या साल मैं उसको हासिल कर सकता हूँ, अगर मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हूँगा, है ना। आज के टाइम में, आज से पहले की टाइम 1000 साल 2000 साल पहले जाएंगे तो बहुत मुश्किल होता था, लेकिन उस टाइम पे कई और तरह की हमारी चॉइसेस होती थी, कई और तरह की इच्छाएं होती थी। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपको बस फोकस होना है। आप डिस्ट्रैक्ट जहाँ पे होंगे तो आपकी जो मंजिल है या आपका जो पड़ाव है वो उतना दूर होता चला जाएगा। लेकिन ये भी एक ऑर्डर है, पहले आपको अपने रूट चक्र पे काम करना पड़ेगा, अपने आप को स्थिर बनाना पड़ेगा। रूट चक्र जो है उसका जो पृथ्वी एलिमेंट है, भार है वो, है ना, तो वो एक जगह स्थिर रहता है, बहुत मूव नहीं करता ज़्यादा, ठीक है ना। तो उसके ऊपर आपको कंट्रोल पाना है, एक जगह स्थिर हो जाओ। मैंने लाइफ में ये बनना है, ये करना है और मुझे यहाँ पर ही रहना है, बस। आप एक जगह पड़े रहोगे तो कहते हैं ना, एक जगह पड़े रहने से पत्थर भी भगवान बन जाता है। तो आपका स्थिरता ही आपके आगे जाने का मार्ग है। आजकल जैसे हम यूथ में देख रहे हैं कि काफ़ी यंग बच्चों को भी एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहे हैं, ओल्ड एज को भी हो रहे हैं, मिडिल एज को भी हो रहे हैं। तो क्या योगा करने से हम इस बीमारी को दूर कर सकते हैं? इसके सही उपाय योग में ही हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन, हमारे विचारों का बढ़ना, जैसे हम अपने विचारों को बढ़ाते चले जाएंगे, मल्टीपल करते चले जाएंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन इस तरह के डोपामाइन रिलीज करता है कि उससे हम मल्टीपल कर सकते हैं, माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपको एक विचार दूंगा और आप उस एक विचार से 10 विचार बना लोगे। हाँ, सोचने की वजह से होगा। देखो ना, आप, मैं किसी को गालियाँ निकालना शुरू करता हूँ या मैं किसी को गुस्सा करना शुरू करता हूँ, मैं जितना ज़्यादा गुस्सा करूँगा ना, मेरी पल्स रेट बढ़ना शुरू हो जाएगी, है ना, और मेरी ब्रीदिंग छोटी होती चली जाएगी। मैं देखते हो ना, आप जल्दी से जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं इंसान। जैसे ही मैं किसी को गुस्सा करता हूँ, मेरी ब्रीदिंग पैटर्न छोटा हो जाएगा और मुझे सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मेरे को सांस चढ़ेगा, हार्ट जल्दी जल्दी काम करेगा, पंप करेगा जल्दी जल्दी, तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चेक करता है और आपके राइट साइड पे हाथ पे लगाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आएगा। इसका बहुत आसान तरीका है। अगर आप डॉक्टर को बोलेंगे आपके राइट साइड पे लगाएंगे तो नॉर्मल आएगा, नॉर्मल आएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ से गेम शुरू होती है अर्निंग की। अच्छा। तो आपके राइट साइड पे ही लगाएगा हमेशा। और इसके लिए मुझे नहीं लगता डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अगर आपको हाई बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप चेक करो आपकी राइट नोजल ज़्यादा तेज़ चल रही है तो इसे बंद कर दो थोड़ी देर के लिए और टाइम चेक करो 5 मिनट। फिर आप लेफ्ट से सांस लो, लंबी लंबी सांसें, ब्रीथ, गिन के 5 मिनट। आप वहीं बैठे बैठे ही रिलैक्स हो जाओगे, आपकी लेफ्ट नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी चंद्रमा वाली और आप दोनों को बैलेंस कर दोगे, है ना। अगर आपका बीपी लो है, आपको लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लो फील हो रहा है शायद, और मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, मुझे ठंडा पसीना आ रहा है, मुझे चक्कर जैसा आ रहे हैं, तो आप देखोगे आपका लेफ्ट एक्टिवेट है, लेफ्ट तेज चल रहा है। आपको लेफ्ट को बंद कर देना है और राइट से सांस लेना शुरू कर देना है। राइट वाला एक्टिवेट हो जाएगा, दोनों बैलेंस बराबर हो जाएंगे, खत्म। बीमारी थी नहीं कोई, बस इतनी सी बीमारी, इतनी ही है। लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। पहले ऐसे ही होता था, घर में ये प्रॉब्लम है, प्राणायाम है जिसको प्राणायाम बोलते हैं, अनुलोम विलोम, तो ये उससे ठीक हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड क्या होते हैं? हमारे पास 4 ब्रेन है। कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है और अनसबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड वो है जो आपने इस दुनिया में आके इकट्ठा किया है। जैसे मैं पैदा हुआ, मेरे घर वालों ने बताया कि ये गिलास है, ये टेबल है, ये बुक है, ये पेन है, ये कुर्सी है, ये डोर है, ये दरवाज़ा है, पर्दे हैं, और मैंने उसको याद कर लिया। ये सब मेरे कॉन्शियस माइंड में है। जो जो किताब दी गई मैंने उसको याद कर लिया, यानी मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है। अब आप इन्फॉर्मेशन को ना अपने ज्ञान का नाम दे देते हो कि मुझे ज्ञान हो गया है। अब उसमें लिखा हुआ था 2 + 2 4 होते हैं, तो मुझे ज्ञान हो गया है। एक्चुअली में ज्ञान नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। ज्ञान अंदर से आता है। आप देखते हो, आपने डेजाऊ के बारे में सुना? डेजाऊ, आपके सामने एक ऐसी इमेज बन जाती है कि ऐसा पहले हो चुका है ना,
वो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो आपका अंदर का दिमाग है। वो एक ऐसी इमेज बनाता है कई बार अपने मन के अंदर ऐसी इमेज बनाता है और फ्यूचर में जाके उसको रियल बना देता है कि कई बार लगता है कि यार ऐसा पहले एक बार हो चुका है। बिल्कुल। तो सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है? आपकी सभी चीज़ों को रियल बनाना। जब भी आपको झटके लगते हैं, दर्द है या कोई चीज़ ऐसी बोली जाती है, अब आपको शुगर होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड एकदम से रिएक्ट करेगा, यार मुझे शुगर हो सकता है, ऐसा होता ना, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी नाम भी नहीं सुना था और मुझे लगता नहीं था मुझे हो पाएगा, है ना। तो सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट करना शुरू कर देता है। जो सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट करेगा ना, वो फ्यूचर में आपको दिखा भी देगा। अगर इन लैब में टेस्ट कराओगे और वो आएगा भी आएगा। तो उसी तरह से हमारा ब्रेन ऐसा है कि जो बनाओगे आप मन में, वो बन जाएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड को यहाँ भूलते जा रहे हैं और कॉन्शियस माइंड को हम यहाँ लेकर आ रहे हैं। दुनिया के पास सारों के सभी के पास इन्फॉर्मेशन है। आजकल आप 1 महीने के कोर्स में योगा सीख लेते हैं और आपको लगता है आप योग टीचर बन गए। आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, ज्ञान नहीं। ज्ञान आपके अंदर से आएगा और वो जब ज्ञान वो आएगा ना, तो आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं है, किसी किताब की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप ही उसका आंसर दोगे। तो इन्फॉर्मेशन में, ज्ञान में बहुत डिफरेंस है, ये लोगों को समझना चाहिए। योग सूत्र क्या होते हैं? योग सूत्र महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग के बारे में वर्णन है कि हमें योग को किस तरीके से करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे कैसे उससे बेनिफिट लिए जा सकते हैं योग के लिए। ये मुझे लगता है कि 8वीं ईस्वी में आया था सामने, और से 11वीं, लोग किताबें बताते हैं जैसे कि 11वीं ईस्वी में इसे लिखा गया, लेकिन योग उससे भी पहले का है। कम से कम पतंजलि ने 195 सूत्रों में इसको पिरोया है पूरे के पूरे। और यहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि ना, इसकी भी एक अलग कहानी है। योग सूत्र अपने आप में कंप्लीट है। आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, उन्होंने योग के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है। पतंजलि ने किया है। उसके अलावा भी जितने भी हमारे योग से जुड़े इंसिस्टर आए हैं, उन्होंने सबने योग के बारे में बहुत अच्छा बताया है। लेकिन क्या वहीं तक आदि गुरु शंकराचार्य ने जहाँ तक हमें सिखाया आज से हजारों साल पहले, या महर्षि पतंजलि ने उस समय जो खोज की थी, क्या अभी तक हम वहीं पे पहुँच नहीं पाए हैं? अभी हम उनको ही डिकोड कर रहे हैं। मतलब मुझे लगता है हमें इस टाइम पे उनसे बहुत आगे पहुंच जाना चाहिए था। उन्होंने ये आइडिया लगाया भी नहीं होगा कि जो हमने लिख दिया उसके आगे कुछ बनेगा ही नहीं। अब आदि गुरु शंकराचार्य ने जो योग के बारे में, जो शिव के बारे में बताया है, हमें उतनी ही नॉलेज है, उससे आगे हम जा ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उलझ गए हैं अपने कॉन्शियस माइंड में। तो योग सूत्र 195, उसको हर एक बारीकी से बताया गया है। श्वास का क्या महत्व है। भगवान शिव ने जब विज्ञान भैरवी को रचित किया, विज्ञान भैरवी को लिखा, तो उसमें 112 तरीके बताए हैं सांस लेने के। अच्छा। ये उससे ही पहले की बात है, लेकिन अभी तक हम नहीं डिकोड कर पा रहे हैं, उनको नहीं पहुंच पाए हैं। हम लोग आज के टाइम में कितने तरीकों से सांस ले रहे हैं उस हिसाब से? मुझे लगता है अभी तक जो लोग कम से कम 10 से 15, बस 15 तरीके भी निकालें तो बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। मुझे लगता है अगर आप 15 प्राणायाम हर रोज़ कर लें तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। क्योंकि लोग ज़्यादा भस्त्रिका, कपालभाति या अनुलोम विलोम ही कर पाते हैं। जैसे मैंने बताया कि लोग अनुलोम विलोम या कपालभाति, भस्त्रिका भी उल्टा कर रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि भस्त्रिका किसे कहते हैं और कपाल क्रिया किसको कहते हैं, है ना। तो जैसे मैंने बताया था कि पेट को, अगर भीतरी भाग है पेट का, भस्त्रि क्रिया बोला जाता है। पेट को शुद्ध करने की क्रिया को भस्त्रि क्रिया बोला जाता है, और कपाल को शुद्ध करने की क्रिया को कपालभाति क्रिया कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है। आप देखोगे जो भी पेट को अंदर करेगा, इसको कपालभाति बोलेंगे और इसको भस्त्रिका बोलेंगे। तो सब उल्टा चल रहा है, तो लोग उल्टा सीख रहे हैं और उल्टा सिखा रहे हैं। तो सही योग क्या है उसको समझना चाहिए। इस तरह से पतंजलि ने अष्टांग योग के बारे में बताया। अब इसके बारे में भी आपको बता दूं कि अष्टांग योग, जिसके 8 लिंग बताए जाते हैं, उसमें क्या आता है हमारा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जो आप बुक्स में देखोगे उसमें आएगा कि ध्यान, धारणा, समाधि। ये भी थोड़ा सा चेंज है इसमें। मैं चाहता हूँ आप पहले किसी के बारे में धारणा बना लें और फिर ध्यान लगाएं। ये उचित होगा, या पहले ध्यान लगाएं फिर धारणा बनाएं। एक गुस्से वाला इंसान, अगर मैं कहीं से लड़ के आया हूँ या मैं बहुत गुस्सा हूँ, तो मैं उसके बारे में अच्छी धारणा बना ही नहीं पाऊंगा। जब मैं शांत हो जाऊंगा, रिलैक्स हो जाऊंगा, ध्यान लगाऊंगा,
तब मैं उसके बारे में अच्छी चीज़ सोच पाऊंगा। तो पहले आपको ध्यान लगाना है, फिर उसके बारे में धारणा बनानी है। धारणा बनाने का मतलब है कि किसी चीज़ को धारण करना। अगर मैं चाहूँ कि मैं आपके स्वरूप को धारण करना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और वो चीज़ मैं लेके आना चाहता हूँ, तो वो बाद में बना पाऊंगा जब मैं रिलैक्स होऊंगा, शांत होऊंगा। तो पहले ध्यान है, फिर धारणा है, फिर आप समाधि तक जा सकते हैं। समाधि का मतलब ये नहीं है कि आप किसी गुफा में जाएंगे और अपनी समाधि ले लेंगे, शरीर को त्याग देंगे। समाधि का जो रियल मतलब है वो है समान अधिकार। अब मैं एक वस्तु को देखते देखते और खो जाता हूँ, अब मैं वहीं देख रहा हूँ और मैं कहीं खोया हुआ हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने उस वस्तु को अपने से ज़्यादा महत्व दे दिया। वितर्क समाधि, तर्क समाधि, वितर्क समाधि, या उसके अलावा भी है समाधिपाद है ना। तो जब आप चीज़ों में खो जाते हो, समान अधिकार दे देते हो उसको, अपने शरीर से ज़्यादा किसी जगह खो चले जाओगे, शरीर को छोड़ दोगे, तो वो समाधि कहलाता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको शरीर छोड़ के ही उठना है अलग, वो आयाम तो बहुत बहुत दूर है। तो अष्टांग योग जो था वो 12 साल का एक पैटर्न था पहले, जो अब आपको 200 घंटों 300 घंटों में कराया जाता है। अष्टांग 12 साल के लिए आपको घर छोड़ना है, यम बनाने हैं अपने लिए, नियम बनाने हैं अपने लिए। फिर आपको एक गुरुकुल या आश्रम या गुरु की शरण में जाना है। वहाँ पर आपको गुरु आपको आसन बताएंगे, आपको सांसों की विधियाँ बताएंगे, प्राणायाम बताएंगे। फिर प्रत्याहार पे आ जाते हैं आप जाओगे अपने गुरु के लिए कोई ना कोई सामान बनाकर लाओगे, उन्हें खिलाओगे। अगर आपके पास नहीं है तरीका सामान का, तो आप कहीं से मांग के लाओगे। अब पहले के टाइम में भीख मांगने के लिए कहा जाता है, इस वर्ड को मैं अगर इस तरह कहूँगा, भीख मांगना, ये मांगने के नाम पे। तो मांगने का अर्थ है कि आपको किसी से, दूसरे से कुछ ऐसा मांग के लाना जिससे आप अपने गुरु का पोषण कर पाओ। तब आप जब किसी के आगे हाथ फैलाते हैं या मांगते हैं, तब आपका करुणा चक्र एक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि आप अगर 10 लोगों के पास जाओगे तो 4 उसमें से आपको धिक्कारेंगे कि हाथ पैर हैं, ठीक है, काम कर लेना तुम। तब आपको वैल्यू पता चलेगी अपनी, तब आपका करुणा चक्र एक्टिवेट होगा। उसके पीछे मकसद था सारा का सारा। ये जो ऋषि मुनि गुरुकुल में जाते हैं लोग और फिर कहते हैं भिक्षान देही, गांव में जाते हैं और ला के बनाते हैं, पहले गुरु को देते हैं। अगर बच जाएगा तो आप खाएंगे, नहीं तो आप खाएंगे भी नहीं। अगर नहीं बचा तो आप नहीं खाएंगे। तो वो 12 साल का प्रोसेस होता है। उसके बाद आपको ध्यान, धारणा या समाधि के बारे में गुरुजी बताएंगे। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है 12 साल का, जिसमें आप अष्टांग योग को सीखते हैं। लेकिन आजकल अष्टांग योग तो बस 1 महीने का गेम है। आज के हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय। बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके। कई हमने रहस्यमय योगा के बारे में आज जाना है, और आगे भी आपसे दोबारा मुलाकात करने की ज़रूर कोशिश करेंगे और आपको ज़रूर बुलाएंगे और आपसे और योगा के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। मैं योग के बारे में बता दूं कि हर इंसान को योग करना चाहिए। हर इंसान, वो जाने अनजाने में भी योग कर ही रहा है। एक्चुअली में ब्रीदिंग सिस्टम तो ले ही रहा है, सांस लेना छोड़ना तो कर रहा है। बस उसका सही तरीका सीख ले, आसन का सही तरीका सीख ले। जब भी आप अगर योग सीखने जाते हो तो अपना मेंटर या अपना टीचर ऐसा चुने कि जिसको योग के बारे में नॉलेज है। आप पहले उसका बैकग्राउंड देखें। अगर वो 1-2 महीने में योग सीख के आया तो प्लीज़ उससे दूर हो जाएं, क्योंकि योग को समझने के लिए सालों लग जाते हैं। आप 1-2 महीने में अगर योगा टीचर बन गए हैं और आप चाहते हैं कि मैं योग सिखा लूँगा, तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो कभी ना कभी आपको नुकसान पहुँचाएगा, है ना। तो योग हमेशा करना चाहिए, हर एक को करना चाहिए। मैं सभी के लिए बोलता हूँ कि इससे बड़ा कोई पावर है ही नहीं। एक्चुअली में क्या कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि भगवान शिव ने पार्वती को एक अमर कथा सुनाई थी, जिससे वो अमर हो जाते हैं ना। तो अमर कथा कोई और नहीं है, वो अमर कथा योग ही है। अगर आप योग को सही तरीके से निपटाते हैं या सही तरीके से करते हैं, तो आपका जीवन लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा कि आप कभी नहीं मरेंगे। तो यही अमरता है। तो धन्यवाद आपका आज आने के लिए। थैंक यू। बिल्कुल, धन्यवाद।